जय हिंद क्लास। तो चलिए आज हम आज की क्लास शुरू करते हैं। जो कि हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे पूरा पाषाण काल, उसको हमने 3 भागों में बांटा था। तो कौन कौन से तीन पूरा पाषाण काल थे? पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल। तो उसमें से हमारा जो पूर्व पूरा पाषाण काल था वो कंप्लीट हो गया था, जिसका समय 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक था। तो चलिए उसके आगे हम चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है उसी में जो पाषाण काल का दूसरा पार्ट था मध्य पाषाण काल, तो उसका समय देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, उसका समय कितना है? 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व का समय किसका कहा जाता? मध्य पूरा पाषाण काल का। और पूर्व पाषाण काल के बाद के समय को, जो पहले तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य पूरा पाषाण काल का समय कितने से कितना है? तो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का समय मध्य पूरा पाषाण काल या मिडिल पैलियोलिथिक एज का है। उसके बाद पूर्व पाषाण काल जो हमारा था वो 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व का जो समय बताया गया था वो पूर्व पाषाण काल का बताया गया था। तो पूर्व पाषाण काल के समय को भारत में मध्यपुरा पाषाण काल है, लेकिन मध्यपुरा पाषाण काल सबसे पहले इसका नाम किसी ने तो दिया होगा कि इसका नाम किसने मध्यपुरा पाषाण काल रखा है। तो मध्यपुरा पाषाण काल किसके द्वारा रखा गया? वी.एन. मिश्र ने पूर्व पाषाण काल के नाम के बाद का समय को मध्यपुरा पाषाण काल कहा है। और एच.डी. संकालिया ने क्या है? मध्यपुरा पाषाण को श्रृंखला सेकेंड, जो हमारी श्रृंखला सेकेंड है, सीरीज सेकेंड, ये किसने कहा है? एच.डी. संकालिया ने कहा है। नोवासिन ने, के.डी. बनर्जी ने मध्यपुरा पाषाण काल का क्या नाम रखा है? नेवासिन। तो नेवासिन किसके द्वारा मध्यपुरा पाषाण काल का नाम रखा गया? के.डी. बनर्जी द्वारा। जी.एस. महापात्रा द्वारा इसका नाम क्या रखा गया? मध्य पाषाण युग, मिडल स्टोन एज। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि मिडल स्टोन एज या मध्य पाषाण युग का नाम, मध्यपुरा पाषाण का नाम किसके द्वारा रखा गया है? तो जी.एस. महापात्रा के द्वारा रखा गया है। ए.के. घोष ने इसका नाम क्या रखा? मध्यपुरा पाषाण काल का शल्क संस्कृति या फ्लेक कल्चर इसका नाम रखा है, क्योंकि नाम रखा है मध्यपुरा पाषाण काल का। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल का नाम मध्यपुरा पाषाण काल किसके द्वारा रखा गया? वी.एन. मिश्र और श्रृंखला सेकेंड, एच.डी. संकालिया द्वारा, नेवासिन, के.डी. बनर्जी द्वारा मध्य पाषाण युग या मिडिल स्टोन एज, जी.एस. महापात्र द्वारा शल्क संस्कृति या फ्लेक कल्चर, ए.के. घोष द्वारा। जो पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि, और ये क्वेश्चन अधिकतर जो मैचिंग होती है उसमें भी पूछ लेता है और अलग तरीके से ऑप्शन देके भी पूछ लेता है। तो ये नाम याद रख लीजिए, ये पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। तो एच.डी. संकालिया, जो हमारे एच.डी. संकालिया थे, उन्होंने उसका नाम मध्यपुरा पाषाण का पहले तो श्रृंखला सेकेंड रखा था, और उन्होंने 1955 ईस्वी में, तो कब एच.डी. संकालिया ने कब 1955 ईस्वी में मध्यपुरा पाषाण संस्कृति की खोज गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी घाटी स्थित स्थल नेवासा महाराष्ट्र से की थी। कल जब हम पढ़ रहे थे जो पूर्व पाषाण काल, तो उसमें जो पूर्व पाषाण काल का एक नाम रखा गया था, जो उसमें 2 पार्ट बांटे गए थे। एक चॉपर चॉपिंग पेहुल संस्कृति, उसको एक और नाम से जाना जाता था, सोहन संस्कृति। तो सोहन नदी किसकी सहायक थी? सिंधु नदी की। इसी प्रकार जो मध्य पाषाण काल में जो पहला सर्वप्रथम जो मध्यपुरा पाषाण संस्कृति खोज की गई थी वो किस नदी से की गई थी? प्रवरा नदी। और ये किसकी सहायक नदी थी? गोदावरी की सहायक नदी थी। तो प्रवरा नदी घाटी स्थित स्थल से नेवासा, जो महाराष्ट्र से में मिला था, वहां की गई थी। तो एच.डी. संकालिया ने 1955 में सर्वप्रथम मध्यपुरा पाषाण संस्कृति की खोज गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी स्थित स्थल नेवासा महाराष्ट्र से की। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि मध्यपुरा पाषाण संस्कृति की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई? एच.डी. संकालिया द्वारा। कब की गई? 1955 में। कहाँ की गई? नेवासा महाराष्ट्र में। और नेवासा महाराष्ट्र किस नदी के किनारे स्थित है? प्रवरा नदी के किनारे। और प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी? गोदावरी की। ये 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी बन गए हैं। तो अगर महाराष्ट्र स्पेशल कोई पेपर होता है तो उसमें इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो प्रवरा नदी किसकी सहायक है? गोदावरी की। और प्रवरा नदी कहाँ पर? नेवासा महाराष्ट्र में। और एच.डी. संकालिया ने नेवासा को मध्यपुरा पाषाण काल का
प्रारूप स्थल घोषित किया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि नेवासा को मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल किसने घोषित किया है, तो एच.डी. संकालिया ने, या एच.डी. संकालिया नेवासा को मध्यपुरा पाषाण काल का क्या कहा है, तो प्रारूप स्थल कहा है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है। या चलिए इसके आगे चलते हैं, जो हमारा मध्यपुरा पाषाण काल है उसके आगे देख लेते हैं जो पॉइंट बचे हैं। चलिए आगे देखते हैं मध्यपुरा पाषाण काल का जो था। तो कार्विन थे, कार्विन द्वारा खोजे गए मध्यपुरा पाषाणिक स्थल चिस्की, जो मध्यपुरा पाषाणिक स्थल चिस्की जो नेवासा महाराष्ट्र में था, इसको अभी हमने पिछला पॉइंट पढ़ा था। तो नेवासा महाराष्ट्र के पास कौन सा चिस्की, इसको किसने खोजा था, कार्विन ने। तो वहां से इनको क्या मिला है, जो पूरा पाषाण था, पूरा पाषाणिक सीवर और उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि पूरा पाषाणिक सीवर और उद्योग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, चिस्की में। चिस्की कहाँ है, नेवासा महाराष्ट्र में। और ये कब प्राप्त हुए हैं, मध्यपुरा पाषाणिक काल में। और इसको किसने खोजा, कार्विन ने। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछते हैं, तो मोस्तारी संस्कृति, जो हमारी मोस्तारी संस्कृति को मध्यपुरा पाषाण काल से संबद्ध है, जो मोस्तारी संस्कृति थी वो मध्यपुरा पाषाण काल से ही संबद्ध थी। मध्यपुरा पाषाण काल के प्रमुख उपकरण कौन कौन से थे, प्रमुख औजार कौन कौन से थे, फलक, ब्लेड था, बेधनी, पॉइंट्स था, बेधक, बोरर था, वह सल्क से बने खुलचनी, स्क्रैपर मेड ऑफ फ्लेक्स, इसके इंपॉर्टेंट वो थे, उपकरण थे या औजार थे। ये सब किससे बने थे, पत्थर, क्योंकि ये अभी स्टोन एज ही चल रहा है। तो इस काल के जो मुख्य उपकरण था वो कौन सा था, सल्क, फ्लेक इसका सबसे महत्वपूर्ण या मुख्यता वो उपकरण था। तो मध्यपुरा पाषाण काल का सबसे इंपॉर्टेंट उपकरण कौन सा है या इंपॉर्टेंट औजार कौन सा, सल्क या फ्लेक है। और जब हम मध्यपुरा पाषाण काल पढ़ते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट औजार कौन सा, जो औजार थे, पत्थर के जो औजार बने थे, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल, वो किससे बने थे, क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे। क्वार्टजाइट पत्थर से किसके, पूर्व पाषाण काल के औजार बने थे। तो और इसके स्थान पर जो अब मध्यपुरा पाषाण काल में कौन कौन से पत्थरों के औजार बने थे, क्वार्टजाइट के स्थान पर जो अच्छे पत्थर या शेप जिनका अच्छा था उसके, तो चर्ट, जेस्पर और फ्लिंट आदि पत्थरों से इसके औजार बने थे। तो मध्यपुरा पाषाण काल के पत्थर जिनसे औजार बने थे चर्ट, जेस्पर और फ्लिंट, और निम्नपुरा पाषाण काल के क्वार्टजाइट था। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ इसके और पॉइंट जो बच्चे वो देख लेते हैं। चलिए जो मध्यपुरा पाषाण काल के जो कुछ पॉइंट रह गए तो वो भी देख लेते हैं। तो इस काल में जो हमने उपकरण पढ़े उसमें सबसे प्रधानता किसकी थी, फलकों की थी। फलक मतलब ब्लेड, तो ब्लेड की प्रधानता किसमें थी, मध्यपुरा पाषाण काल में थी। इसलिए एच.डी. संकालिया ने इसको फलक संस्कृति कहा है। तो फलक संस्कृति किसको कहा है, मध्यपुरा पाषाण काल को। किसने कहा है, एच.डी. संकालिया, दूसरा क्वेश्चन। और क्यों कहा है कि इसकी प्रधानता थी, फलकों या ब्लेड की प्रधानता थी। तो ब्लेड कल्चर या फलक संस्कृति किसको कहा गया, मध्यपुरा पाषाण काल को कहा गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें इसे खुलचनी बेधक संस्कृति, स्क्रैपर बोरल कल्चर भी कहा गया है। तो किसे इसके खुलचनी बेधक संस्कृति कहा गया, मध्यपुरा पाषाण काल को कहा गया। तो एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा और दोनों क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं। उसके बाद हमारा मध्यपुरा पाषाण काल के स्थान। तो मध्यपुरा पाषाण काल के जो प्रमुख स्थान है वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र, नेवासा, तो नेवासा तो भी हमने देखा ही था ऊपर। तो महाराष्ट्र, नेवासा। बिहार में सिंह भूमि तथा पालमू, तो बिहार में कौन कौन सा, सिंह भूमि तथा पालमू। यूपी में चकिया जो वाराणसी में, सिंगरौली बेसिन जो मिर्जापुर, और बेलन घाटी इलाहाबाद में है। तो यूपी में कौन कौन से, उत्तर प्रदेश में चकिया वाराणसी, सिंगरौली बेसिन मिर्जापुर, वही मिर्जापुर गुड्डू भैया बबलू भैया वाला। इसके बाद बेलन घाटी इलाहाबाद में। एमपी में भीमबेटका की गुफाएं, तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे है, एमपी में। और ये कौन से जिले में, रायसेन जिला में है। तो रायसेन जिला में एमपी भीमबेटका गुफाएं, और ये कहाँ है, एमपी में। गुजरात में जो सौराष्ट्र का क्षेत्र वहां से मध्यपुरा पाषाण काल के स्थान मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में व्यास बाणगंगा और सरिस्का घाटी से मध्यपुरा पाषाण काल के स्थान मिले हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ के, व्यास बाणगंगा और सरिस्का घाटी के।
राजस्थान से बागन, बेराच एवं कादामली घाटियां से मध्यपुरा पाषाण काल के स्थल मिले हैं। तो क्वेश्चन इसी प्रकार पूछता है कि सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से स्थान से क्या मिला है, मतलब कि मध्यपुरा पाषाण काल के स्थान इनमें से कौन कौन है या कौन कौन नहीं है। तो यही ऑप्शन दे देता है, इन्हीं से ढूंढना होता है। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। महाराष्ट्र से नेवासा, बिहार से सिंहभूमि तथा पालमू, यूपी उत्तर प्रदेश से चकिया वाराणसी, सिंगरौली बेसिन मिर्जापुर और बेलन घाटी इलाहाबाद कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश से भीमबेटका गुफाएं जो रायसेन जिला में थी। गुजरात से सौराष्ट्र का एरिया, हिमाचल प्रदेश से व्यास बाणगंगा और सरिस्का घाटी, और राजस्थान से बागन, बेराच एवं कादम्बली घाटियां इसके प्रमुख स्थान थे। तो चलिए आगे चलते, कुछ पॉइंट और मध्यपुरा पाषाण काल के रह गए वो देख लेते हैं। चलिए जो मध्यपुरा पाषाण काल के जो पॉइंट रह गए तो वो देख लेते हैं। तो राजस्थान में अजमेर, जो राजस्थान के अजमेर में बूढ़ा पुष्कर झील कही जाती, पुष्कर झील, एवं थाल मरुस्थल से प्राप्त मध्यपुरा पाषाणकालीन कालीन उद्योगों को वीएन मिश्रा ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। तो वीएन मिश्रा ने लूनी उद्योग की संज्ञा किस काल को कहा है, मध्यपुरा पाषाण काल को। क्यों कहा है, तो बूढ़ा पुष्कर झील तथा मरुस्थल से जो उद्योग मिले उसके आधार पर वीएन मिश्र ने लूनी उद्योग की संख्या मध्यपुरा पाषाण काल को दी है। और बूढ़ा पुष्कर झील व थाल मरुस्थल कहाँ पे है, राजस्थान में है। और संधवी गुफा पुरा पाषाण मध्यपुरा पाषाण से संबंधित है। तो सिंधवी गुफा पुरा स्थल मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधवी गुफा पुरा स्थल किस पुरा पाषाण से संबंधित या किस काल से संबंधित है, तो मध्यपुरा पाषाण से संबंधित है। तो हमारे जो दो पुरा पाषाण काल के जो थे वो हो गए निम्न, मध्य। अब तीसरा बचता है उच्च या उत्तर पुरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। तो अपर पैलियोलिथिक एज या उच्च या उत्तर पुरा पाषाण काल का समय कितना है, काल कितना है, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का इसका समय माना जाता है। तो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय किसका माना जाता है, उच्च या उत्तर पुरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज का। इसके जो उत्तर पुरा पाषाण काल के औजार थे वो औजार फलक पर आधारित थे, ब्लेड पर आधारित थे। जो इसके औजार मिले हैं वो ब्लेड पर आधारित थे। तो उच्च पुरा पाषाण काल के वो औजार किस पर आधारित थे, ब्लेड पर आधारित थे। तो फलक एवं तक्षणी संस्कृति, ब्लेड एंड ब्यूलिन कल्चर किसे कहते हैं, इसके आधार पर ब्लेड, फलक के आधार पर ब्लेड एंड तक्षणी संस्कृति किसे कहते हैं, उच्च या उत्तर पुरा पाषाण काल को कहते हैं। और उच्च या उत्तर पुरा पाषाण काल को अन्य नाम क्या है, एक चाकू संस्कृति भी कहते हैं। चाकू जो होता है, चाकू संस्कृति किसे कहते हैं, नाइफ कल्चर किसे कहते हैं, तो उच्च पुरा पाषाण काल कहते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि उच्च पुरा पाषाण काल के अन्य नाम क्या क्या है, फलक एंड तक्षणी संस्कृति, ब्लेड एंड ब्यूलिन कल्चर, चाकू संस्कृति, नाइफ कल्चर, और ये किस पर आधारित थे, फलक पर, ब्लेड पर आधारित थे। तो 3 क्वेश्चन ये बनते हैं। और फलक ब्लेड के उपकरण का निर्माण, जो फलक और ब्लेड के उपकरण का निर्माण होता था वो चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट जैसे पत्थरों से, बहुमूल्य पत्थरों से होता था। तो ये जो उच्च पुरा पाषाण काल में जो औजारों का निर्माण या उपकरणों का निर्माण वो किससे हुआ है, चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट जैसे बहुमूल्य पत्थरों से बने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, जो उच्च पुरा पाषाण काल की बातें रहेंगी वो भी देख लेते हैं। तो चलिए जो हमारा उच्च पुरा पाषाण काल चल रहा था उसके जो प्रमुख स्थल हैं वो देख लेते हैं। तो प्रमुख स्थल बेसिकली पेपरों में पूछे जरूर जाते हैं। तो प्रमुख स्थल में झारखंड में कौन सा था, सिंहभूमि। तो सिंहभूमि उच्च पुरा पाषाण काल का कहाँ से मिला है, कौन से राज्य से मिला है, तो झारखंड से। मध्य प्रदेश से जोगदहा, भीमबेटका, बम्बुरी, रामपुर, बागोर। तो मध्य प्रदेश से उच्च पुरा पाषाण काल के कौन कौन से स्थल मिले, जोगदहा, भीमबेटका, बम्बुरी, रामपुर, बागोर। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि मध्य प्रदेश से उच्च पुरा पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल मिले वो इनमें से कौन है या कौन नहीं। तो कौन कौन है, जोगदहा, भीमबेटका, बम्बुरी, रामपुर, बागोर। और महाराष्ट्र से भदणे और इनाम गांव, ये कहाँ से मिले, महाराष्ट्र से। आंध्र प्रदेश से रेणुगुंटा, वेमुला, नागार्जुनकोंडा, कर्नूल में बिल्ला सुरगम गुफाएं, प्रकाशम जिले में पेल्लूर घाटी। तो ये कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश के एक बार फिर देख लेते हैं,
रेणुगुंटा, वेमुला, नागार्जुन कोंडा, कुरनूल में बिल्ला सुरगम गुफाएं, प्रकाशन जिले में पल्लेरू घाटी। प्रकाशन जिले में कौन सी? पल्लेरू घाटी कहाँ से मिली है? आंध्र प्रदेश से। कर्नाटक में कौन कौन से मिला है? सोलापुर दोआब में सलवादगी एवं जो मेरल भावी मिला है वो कहाँ से मिला? सोलापुर दोआब में मिला है। ये कहाँ का है? कर्नाटक का। गुजरात में पावगढ़ क्षेत्र जो वहाँ से विषादी मिली है, ये किसका? उच्च पुरापाषाण काल का जो क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र कौन सा है? पावगढ़ क्षेत्र में विषादी। राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर मिला है और यूपी में बेलन घाटी मिली है। तो ये प्रमुख जो स्थल थे उच्च पुरापाषाण काल के ये थे। इनसे पेपर में क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाता, तो एक बार ये याद कर लीजिएगा। इन स्थानों से प्राप्त उपकरण मुख्य रूप से ब्लेड पर बने हैं। जो ब्लेड पर जो इन स्थानों से जो वो मिले हैं, जगह मिले हैं, स्थल मिले हैं, वो मुख्य रूप से किसकी बनी थी? ब्लेड पर बनी थी, फलक पर बनी थी। और साथ साथ कुछ स्क्रेपर, बेंदक, छिद्रक में मिले हैं। तो स्क्रेपर, बेंदक और छिद्रक भी इनके ब्लेड के साथ साथ मिले हैं। और ब्लेड उपकरण एक विशेष प्रकार के बेलनाकार कोलों से निकाले जाते थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लेगा कि उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड किस विशेष प्रकार से निकाले जाते थे? तो बेलनाकार कोलों से निकाले जाते थे। तो चलिए हमारे जो उच्च पुरापाषाण काल में जो कुछ पॉइंट रह गए वो भी देख लेते हैं। और चलिए जो उच्च पुरापाषाण काल के जो पॉइंट रह गए तो वो भी देख लेते हैं। तो विंध्य क्षेत्र की शिलास्रोत में बने हुए कुछ गुहा चित्र उच्च पुरापाषाण काल के हैं। जो विंध्य क्षेत्र में शिलास्रोत मतलब कि गुफाओं में जो चित्र बने हैं, वो गुहा चित्र मिले हैं, वो उच्च पुरापाषाण काल के हैं। तो जो गुफा के अंदर चित्र मिले हैं वो सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? उच्च पुरापाषाण काल में। और कहाँ पर? विंध्य क्षेत्र में। और आखेट पर निर्भर थे। जो उच्च पुरापाषाण काल के लोग थे वो किस पर निर्भर थे? आखेट, शिकार पर निर्भर थे और अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे। जो उच्च पुरापाषाण काल के लोग थे अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे, इसलिए अपना जो भोजन करते थे वो कच्चा मांस चबाते थे और खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। खानाबदोश जीवन कौन व्यतीत करते थे? उच्च पुरापाषाण काल के लोग व्यतीत करते थे। और भीमबेटका एमपी की गुफाओं में से भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम पाषाणकालीन साक्ष्य मिले। पहली बार गुफाओं का प्रयोग एवं गुफा चित्रकारी का प्रारंभ इसी काल में हुआ। जो भीमबेटका एमपी की गुफाओं में से भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जो पाषाणकालीन साक्ष्य हैं। तो पाषाणकालीन साक्ष्य या उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य जिसमें गुफा चित्रकारी के मिलते हैं वो कौन सी? भीमबेटका से मिलते हैं। और पहली बार गुफाओं का प्रयोग एवं गुफा चित्रकारी का प्रारंभ पाषाणकालीन सभ्यता से होता है, पाषाणकालीन काल से होता है। तो अब भीमबेटका में जो गुफा चित्रकारी की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल में है, लेकिन भीमबेटका में सर्वाधिक संख्या में चित्र मध्य पाषाण काल मिलते हैं। तो एक ये नोट करके लिख लीजिएगा कि भीमबेटका में जो चित्रकारी की शुरुआत हुई थी वो उच्च पुरापाषाण काल से हुई थी, लेकिन जो सर्वाधिक मात्रा में चित्र मिलते हैं भीमबेटका वो मध्य पाषाण काल के हैं। और जैसे क्वेश्चन को रिलेट करे जाते हैं, भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पे होगा? विंध्य क्षेत्र में। जो ये हमारा ये पॉइंट ये हमने पहले लिख दिया है, तो ये विंध्य क्षेत्र में होगा। और किस नदी के किनारे होगा? नर्मदा घाटी नदी के किनारे होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से ज्योग्राफी से रिलेट ऐसे करे जाते हैं, अन्य सब्जेक्ट जो रिलेट किए जाते हैं वो इसी प्रकार किए जाते हैं। जैसे एमपी का कोई पेपर होगा तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि भीमबेटका कहाँ, भीमबेटका तो सीधे ये पूछ लेगा कि भीमबेटका किन पर्वत श्रेणी के किनारे स्थित है। तो विंध्य क्षेत्र, क्योंकि विंध्य क्षेत्र ही मध्य प्रदेश में है और वहां से कौन सी नदी घाटी निकलती? नर्मदा घाटी विंध्य क्षेत्र से ही निकलती है। तो भीमबेटका किस नदी किनारे क्षेत्र पे है? तो नर्मदा नदी घाटी किनारे स्थित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को रिलेटेड भी करते रहिएगा। और हड्डी निर्मित उपकरणों का प्रचलन था। जो हड्डी निर्मित उपकरणों का प्रचलन किसमें मिलता है? उच्च पुरापाषाण काल में होता है। और इस प्रकार क्वेश्चन पूछे कि हड्डी निर्मित जो उपकरण मिले हैं वो सर्वाधिक कहाँ से मिले या किस राज्य से मिले? तो आंध्र प्रदेश राज्य से मिले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो उच्च पुरापाषाण काल के पॉइंट रह गए वो देख लेते हैं। चलिए जो उच्च पुरापाषाण काल के जो पॉइंट रह गए तो वो देख लेते हैं। तो हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा यूपी की बेलन घाटी में स्थित लोधा नाला से प्राप्त हुई है।
जो हड्डी निर्मित एक मात्र देवी की मूर्ति मिलती है, मात्र में एक प्रतिमा मिलती है, यूपी की बेलन घाटी से मिलती है। और बेलन घाटी में कहाँ से? इलाहाबाद स्थित लोधा नाला से प्राप्त हुई है। यह दुनिया की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत पेपर में पूछा जा चुका है कि दुनिया की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो लोधा नाला से। लोधा नाला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। कौन सी घाटी में? बेलन घाटी में। बेलन घाटी कहाँ? यूपी में। और उच्च पाषाण काल में मिली है और यह हड्डी निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। और महाराष्ट्र स्थित पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल के टुकड़ों पर कुरेद कर बनाई गई लाइनें इस काल की हैं, उच्च पाषाण काल की हैं। जो शुतुरमुर्ग के अंडे होते थे उस पर, जैसे अंडे हैं ये, उस पर लाइनें ऐसे ऐसे बनाई गई हैं, मतलब कि उसमें डिजाइन बनाई गई है। तो अंडों के ऊपर डिजाइन या अंडों के खोल के टुकड़ों पर कुरेदी गई बनाई गई लाइनें किस काल की हैं? तो उच्च पाषाण काल की। कहाँ से मिली है? महाराष्ट्र स्थित पटने से मिली है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी मिलता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ देखिएगा। तो बनाई गई जो लाइनें सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी? वो उच्च पाषाण काल में। लेकिन शुतुरमुर्ग के अंडों पर सबसे पहले की गई चित्रकारी के जो साक्ष्य मिलते हैं भारत में, वो 1860 ईस्वी के यूपी के बांदा जिले की केन नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। तो शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सबसे पहले 1860 ईस्वी में यूपी के बांदा जिले के केन नदी किनारे प्राप्त हुए हैं। तो आगे चलते हैं। भारत में उच्च पाषाण काल के अवशेष सर्वप्रथम यूपी की बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में उच्च पाषाण काल के सर्वप्रथम अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? यूपी की बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। बेलन घाटी के चौपानी मांडो से उच्च पाषाणिक चरण से लेकर नव पाषाण युग तक के एक बसावट अनुक्रम का पता चलता है। जो हम आगे चलेंगे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, तो नव पाषाण काल युग तक के जो बसावट, जो लगातार बसाने के जो अनुक्रम का पता चलता है, वो यूपी के चौपानी मांडो से पता चलता है, जो बेलन घाटी में है। चौपानी मांडो कहाँ है? बेलन घाटी में। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जो कुछ पॉइंट बाकी रहेगा उच्च पाषाण काल के, वो देख लेते हैं। चलिए वो देख लेते हैं। जो उच्च पाषाण काल का जो पॉइंट रह गए थे कुछ, वो देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित बिलासपुर ग्राम से प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो उच्च पाषाण काल में जो प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त हुए, अवशेष प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित बिलासपुर ग्राम से प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कर्नूल से ही पाषाण काल में राख के साक्ष्य मिलते। तो एक नोट करके लिख लीजिए कि कर्नूल से ही पाषाण काल में राख के साक्ष्य मिलते हैं। तो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित बिलासपुर ग्राम से प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष प्राप्त होते हैं और कर्नूल से ही पाषाण काल में राख के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। मैगडेलिनियन संस्कृति को उच्च पाषाण काल की अंतिम संस्कृति कहा जाता है। तो उच्च पाषाण काल की अंतिम संस्कृति किसे कहा जाता है? मैगडेलिनियन संस्कृति को उच्च पाषाण काल की अंतिम संस्कृति कहा जाता है। चलिए उच्च पाषाण काल की जो विशेषता है वो देख लेते हैं। नए चकमक उद्योगों की स्थापना हुई। तो नए चकमक उद्योगों की स्थापना किस काल में होती है? उच्च पाषाण काल में होती है। और आधुनिक स्वरूप वाले मानव यानी होमोसेपियंस, प्राग मानव का उदय उच्च पाषाण काल में ही होता है। तो उच्च पाषाण काल में होमोसेपियंस या प्राग मानव का उदय होता है। आधुनिक स्वरूप वाले मानव जैसे हम लोग, किसका उदय कब होता है? उच्च पाषाण काल में होता है। तो ये हमारे पाषाण काल जो होते हैं, 3 पाषाण काल यहाँ कंप्लीट हो गए, निम्न, मध्य और उच्च पाषाण काल। तो पाषाण काल का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। कल से हमारा जो नया टॉपिक है मध्य पाषाण काल, वो उसके आगे शुरू होगा। और किसी को कोई, जो आज हमारे ये टॉपिक खत्म होता है, किसी को कोई डाउट या कुछ पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, उसको समझा दिया जाएगा। और कल से हमारा जो मध्य पाषाण काल है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।